सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास का बेटा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर्स। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइलेक्ट्रिक्स। सो डाइलेक्ट्रिक्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ये सब टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग मीडियम को, किसी कंडक्टिंग स्लैब को कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, अगर हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीज़ें आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। सो टॉपिक हमारा जो है वो है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर्स। सो ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडक्टर्स होते क्या है? कंडक्टर्स वो होते हैं जो चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। इनके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। फ्री चार्ज कैरियर्स मीन्स चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चार्ज को मूव करवाते हैं, जो कि इजीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर्स में। सो कंडक्टर्स आपको ध्यान रखना है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। ओके, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि अगर हम लोग किसी भी एक कंडक्टर को देखें, लेट्स से ये हमारा एक कंडक्टर है, इसके अंदर कुछ हमारे चार्ज कैरियर्स हैं और वो चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बट इक्वल अमाउंट में है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं अप्लाई कर रहे, व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बोल रहे हैं ई नॉट। ओके, तो अभी हम लोगों ने बाहर से इस सब्सटेंस के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी, लेकिन अगर हम इस कंडक्टर के ऊपर बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, लेट्स से ये हमारा कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है, इसके ऊपर हम लोगों ने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करी है दैट इज ई नॉट। अब जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। एंड कंडक्टर्स के अंदर होता क्या है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, अभी यहाँ पर अब हमारा जीरो नहीं है, पहले हमारा ई नॉट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जीरो था, जिसको हम रेड मार्कर से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या कि इसके अंदर के जो फ्री चार्ज कैरियर्स थे ये अपने आप को मूव करेंगे, और वो मूव किस तरीके से करेंगे हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो कंडक्टर के फ्री चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्ज सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब कंडक्टर्स के अंदर होता क्या है, इस मूवमेंट की वजह से, फ्री चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट की वजह से जो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो यहाँ पर हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी जिसको हम ई आई लिख रहे हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, कंडक्टर्स के अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अंदर की बात करें इनसाइड द कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो ई नॉट, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड
सेम होती है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, कंडक्टर्स के ऊपर जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस की, फ्री चार्जेस की मूवमेंट होती है, और वो फ्री चार्जेस की मूवमेंट किस तरीके से होती है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, पॉजिटिव चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में आता है, तो वहां पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। उस इंड्यूस चार्ज की वजह से हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है कंडक्टर के अंदर, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है कंडक्टर के अंदर वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है और इक्वल होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट और इक्वल होती है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर शो करें तो ये हमारी ई नॉट है कंडक्टर के ऊपर जो हमने बाहर से लगाई है, और ये हमारी इंड्यूस्ड है। अब हम लोगों ने 11th क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था? 11th क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो वेक्टर का लेंथ होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ई नॉट की जो लेंथ हमने शो करी है और ई आई की जो लेंथ शो करी है वो वेक्टर की जो लेंथ है वो इक्वल शो करी है। तो इट मीन्स ई नॉट और ई आई इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं ई नॉट इज नेगेटिव ऑफ ई आई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी इस कंडक्टर के अंदर वेक्टर सम होगा ई नॉट प्लस ई आई का। अब ई नॉट और ई आई इक्वल और अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है। ओके, तो ये कंडक्टर का बिहेवियर होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग एक बार जल्दी से इस टॉपिक को दोबारा से समझ लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक आगे रिपीट होगा, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर अगर हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या, उसकी जो चार्जेस हैं वो अभी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं ई नॉट, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट ये कंडक्टर के जो फ्री चार्जेस हैं इसको मूव करेगी, और मूव किस तरीके से करेगी कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब इस चार्ज के इंड्यूस होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विच इज डिनोटेड बाय ई आई। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है। दिस नोटेशन इज शोइंग दिस। ओके, तो कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें ये दोनों कैंसिल कर जाएंगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर बचेगी वो जीरो होती है। ये हमारा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर था इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज डाइइलेक्ट्रिक। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक टॉपिक को हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझेंगे क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक। लेट्स सी। सो डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, या अगर हम सिंपल शब्दों में समझें इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते। ओके, सो दोबारा से समझ लेते हैं कंडक्टर्स और डाइइलेक्ट्रिक में डिफरेंस। मेजर डिफरेंस ये है कि कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्री होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक में लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्री नहीं होते। इसके अंदर चार्जेस की लोकल डिस्प्लेसमेंट होती है। उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं। सो डाइइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, पोलर डाइइलेक्ट्रिक, सेकंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपका? पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती। डाइपोल मूवमेंट आपको याद होगा, डाइपोल मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइपोल क्या था कि एक सिस्टम होता था जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता था, एंड डाइपोल मूवमेंट का जो हमारा फॉर्मूला होता था वो डाइपोल मूवमेंट का हमारा फॉर्मूला होता था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू 2a, जिसमें ये प्लस क्यू होता था, ये माइनस क्यू होता था, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था वो होता था 2a। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
सो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड नहीं करता। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो डिस्प्लेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल HCl, H2O। अब अगर हम HCl का एग्जांपल देखें तो HCl में आपको पता है कि हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और वो जीरो नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम H2O का। सो H2O हमारा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव आया, तो इसकी डाइपोल मोमेंट इधर आएगी, इसकी डाइपोल मोमेंट इधर आएगी, और जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। सो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को हम डिनोट किस तरीके से करते हैं? हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसको हम अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे, जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरा सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डाइपोल मोमेंट रैंडमली अलाइंड होती है। इसकी डाइपोल मोमेंट आपकी इस डायरेक्शन में होगी, इसकी इस डायरेक्शन में होगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसकी ऊपर होगी, इसकी नीचे होगी, लेट्स से, तो ये रैंडमली अलाइंड होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात चल रही है, लेकिन पूरे सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है अगर आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, इस सब्सटेंस के ऊपर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी गई, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। जिसके एग्जांपल आपने देखे HCl और H2O, जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की कुछ डाइपोल मूवमेंट होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इसका अपोजिट होगा बी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में सब्सटेंस की डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। ओके, फॉर एग्जांपल H2। अब H2 जो मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये दोनों इक्वली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो इसमें आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे कुछ बुक्स में कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड करता है। अगर वो कोइंसाइड कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से। अब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है तो ये डिस्टेंस एक तरीके से जीरो हो जाएगा, तो आपकी डाइपोल मोमेंट भी क्या आ जाएगी, जीरो। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल की भी डाइपोल मोमेंट जीरो है और सब्सटेंस की भी डाइपोल मोमेंट जीरो है अगर आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। ये ध्यान रखना है। ये सब इफेक्ट अभी हम तब पढ़ रहे हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। अभी हम डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक और एग्जांपल होता है जिसमें अगर हम एग्जांपल लें CO2 में आप देखेंगे C उसके लीनियर स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन के साथ। सो ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब इसकी डाइपोल मोमेंट इधर आएगी एंड इसकी डाइपोल मोमेंट इधर आएगी, तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट 180 डिग्री पर है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगी वो अभी भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंस जिसमें
इनिशियली मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है। ओके, और इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो अब हम लोगों को ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक्स का शॉर्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग होते हैं, जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स नहीं होते। ओके, डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट होती है, डाइपोल मोमेंट है, इसीलिए इसका नाम है पोलर। और इसको हम किस तरीके से शो करते हैं? इसको हम इस तरीके से शो करते हैं कि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो अलग अलग है, सेपरेटेड है, बट पूरा जो अगर आप सब्सटेंस देखोगे तो इस सब्सटेंस के अंदर ये रैंडमली अलाइंड होती है इनकी डाइपोल मोमेंट्स। तो रैंडमली अलाइन होगी तो इसकी डाइपोल मोमेंट इधर आएगी, इसकी डाइपोल मोमेंट इधर आएगी। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इसकी ऊपर आएगी, इसकी नीचे आएगी, तो इसकी इधर आएगी, इसकी इधर आएगी। तो आप देखोगे ये सारी डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। ये कौन से सब्सटेंस है? ये है पोलर सब्सटेंस। ओके, तो दीज आर पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसमें मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है बट सब्सटेंस की जीरो है। कब? अगर आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। अब हम देखते हैं इसी के ऊपर अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो क्या होगा। अब जब हम इस सब्सटेंस के ऊपर, पोलर के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप किसी डाइपोल के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो अगर लेट्स से हम इसी डाइपोल के ऊपर बाहर से, ये हमारा फर्स्ट केस था, ए डायग्राम था, अगर हम इसके ऊपर बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, लेट्स से ई नॉट, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं है, ई नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर आपका पहले ई नॉट एक्सटर्नल जो था वो जीरो था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डाइपोल्स हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड थे वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। और वो अलाइन कैसे करेंगे? आप सब लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। जब ये डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन सबकी डाइपोल मोमेंट्स, इन सबकी डाइपोल मोमेंट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये डाइपोल मोमेंट है जिसको हम ब्लैक मार्कर से शो कर रहे हैं, एरो के ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है और सब्सटेंस की भी जीरो नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अब इस केस में हमारा होगा क्या, ये डाइपोल्स अरेंज हो गए, अलाइन हो गए, तो यहां पर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और डाइपोल मूवमेंट होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जो हमारे ब्लैक पेन से हम शो कर रहे हैं ये डाइपोल मूवमेंट है, और जो ब्लू पेन से हम शो कर रहे हैं ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस में होता क्या है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट ये ज्यादा है, और जो इसके अंदर इंड्यूस हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में ये कम होती है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। तो ई नॉट ज्यादा है, ई आई कम है। इस वेक्टर की लेंथ में ज्यादा बना रहा हूँ, इसकी कम बना रहा हूँ। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, दो डायग्राम्स बने हुए हैं, एक कंडक्टर का है एक डाइलेक्ट्रिक का है। तो कंडक्टर में ई नॉट और ई आई एक्सटर्नल और इंड्यूस की जो वेक्टर की लेंथ है वो सेम बनाई हुई है, तो नेट अंदर जीरो हो जाता कंडक्टर। और डाइलेक्ट्रिक में ई नॉट और ई आई की जो लेंथ है वो अलग अलग है, तो मीन्स ई नॉट की वैल्यू जो है वो ई नॉट ग्रेटर देन है ई आई।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। ई नॉट को हम रेड पेन से शो कर रहे हैं, चलिए ई नॉट इज ग्रेटर देन ई आई। तो अब इस सब्सटेंस के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो है बाहर से ई नॉट और एक अंदर आ गई ई आई, जो कि अब लाइट के अपोजिट है। तो यहां पर आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट, वो जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी आप बता सकते हैं? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? ई नॉट ज्यादा है, ई आई कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इस डायरेक्शन में आएगी। ये हम बात किसके अंदर की कर रहे हैं? हम यहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर की बात कर रहे हैं। ओके, और इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ई नॉट बाई ई नेट इज इक्वल टू कैपिटल के, which is known as dielectric constant. E naught by E net is equals to K. E naught है बाहर वाले जो हमारा मीडियम है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, E net है इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं E नॉट माइनस ई आई, क्योंकि E नॉट इधर है, E आई इधर है। ओके, तो ये हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। आई रिपीट, ये हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक था जब इसके ऊपर हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। इसके अंदर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं थी, डाइपोल की मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट थी, लेकिन ओवरऑल सब्सटेंस की डाइपोल मोमेंट नहीं थी। जब हमने इसके ऊपर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो अलाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल की भी डाइपोल मोमेंट तो पहले से ही थी, सब्सटेंस की भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी, आ जाएगी सब्सटेंस में भी डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जो कि अप्लाइड के अपोजिट होती है और उससे कम होती है। तो सब्सटेंस के अंदर कुछ बची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाती है अप्लाइड की सेम डायरेक्शन में। ओके, अब हम देखते हैं जल्दी से पोलर का नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर एक बार देख लेते हैं हम। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर सेकंड। सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसमें मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो है और सब्सटेंस की भी डाइपोल मोमेंट जीरो है। ये जीरो कब है? जब बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके, एक्सटर्नल को हम ई नॉट से दिखा रहे हैं, अभी तक आपको याद हो गया होगा। अब होता क्या है कि जब हम इसके ऊपर बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ई नॉट, तो इसका पॉजिटिव डिस्प्लेस हो जाता है, नेगेटिव इधर डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स एक तरीके से आप ये मान सकते हो स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेस हो जाते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में चल जाते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल जाते हैं, और उसके कारण यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है जिसको हम ई आई दिखा रहे हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ई नॉट से कम होगी। तो बाकी सारा प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा पोलर वाला, बस डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है इनिशियल बिहेवियर का। इनिशियल बिहेवियर पोलर में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट होती है, सब्सटेंस की नहीं होती। नॉन पोलर में मॉलिक्यूल की भी डाइपोल मूवमेंट नहीं है, सब्सटेंस की भी नहीं है, फाइनल बिहेवियर उनका सेम रहेगा, फाइनल फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो ये हमारे दो टॉपिक थे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर नेट जीरो हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट जीरो नहीं होती, कुछ बची हुई रह जाती है अप्लाइड की डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना हमें। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अगर हम किसी कंडक्टिंग स्लैब को कैपेसिटर के अंदर प्लेस कर रहे हैं और किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के अंदर रख रहे हैं तो क्या होगा। तो वो टॉपिक आपको तभी समझ में आता है जब हम लोग ये वाला टॉपिक कर लेते जो अभी हम लोगों ने कवर करें। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो अब जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है कि अगर हम एक कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दें तो उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा। सो टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इन कैपेसिटर। सो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया? लेट्स से ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ये अभी हमारी एक प्लेट है, ये हमारी दूसरी प्लेट है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा
इंडक्शन की वजह से। ये हमारा कैपेसिटर है, ये प्लेट एरिया है A और जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है वो है D। अभी यहाँ पर बीच में फ्री स्पेस है, कोई मीडियम प्लेस नहीं करा। जब फ्री स्पेस होगा, कोई मीडियम प्लेस नहीं होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होगी वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम बोले ई नॉट। और ई नॉट के दो फॉर्मूले होंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या वी बाई डी। ओके, वी क्या है? वी है इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इस केस में इसकी जो कैपेसिटेंस होगी, इनिशियल केस की बात कर रहा हूँ, इनिशियल केस में जो हमारी कैपेसिटेंस होगी व्हेन फ्री स्पेस इज प्रेजेंट, तो हमारी जो कैपेसिटेंस होगी सी नॉट वो होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट वो है वी बाई डी या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम आते हैं सेकंड केस के ऊपर, जो कि हमें मेनली पढ़ना है यहाँ पर। वो क्या पढ़ना है? अगर हम इसी कैपेसिटर के अंदर, ये हमारा कैपेसिटर है, सेम कैपेसिटर है, ये हम लोग अगला केस पढ़ रहे हैं, इसमें आपने प्लेट्स के बीच में क्या करा, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी, और उस कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस है T, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे। ऑलरेडी डिस्टेंस कितना था? D। ये जो हमारी स्लैब है, इस स्लैब की मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये जो थिकनेस है ये है T। ओके, तो इसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। कैसे इमेजिन करेंगे कि अगर ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच के एरिया में हम लोगों ने एक स्लैब रख दी, और उस स्लैब की थिकनेस है T, एंड T आपको ध्यान रखना है T की वैल्यू जो है वो लेस देन D है। अब कंडक्टर्स के अंदर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि क्या होता है, फ्री चार्जेस का मूवमेंट होता है, और फ्री चार्जेस का मूवमेंट इस तरीके से होता है कि इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है EI, और बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी वो थी E नॉट, और E नॉट और EI इक्वल होते थे। तो इस कंडक्टर के अंदर, जो हमारी कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो हो जाएगी 0 इनसाइड दिस सब्सटेंस। ओके, ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस केस में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, वो कितने एरिया में, रीजन में रह जाएगी। तो पहले ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे डिस्टेंस में थी, लेकिन अब इस बीच के डिस्टेंस में से इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो चुकी है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बची कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड बची है इस एरिया में और इस एरिया में, मींस डी एरिया में से टी एरिया की या टी डिस्टेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुकी है इंड्यूस की वजह से। तो जो ई नॉट बचेगी व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड, तो ये जो ई नॉट हमारा बचेगा इस केस में ये हो जाएगा V अपॉन में D माइनस टी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि हम हमारी जो बैटरी है हम लोगों ने उसको चेंज नहीं करा है। तो ई नॉट इक्वल टू V अपॉन डी माइनस टी हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको दिखाई देगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू V ओवर D माइनस टी आ जाएगा। सिग्मा हमारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं Q बाई ए। तो यहाँ से हमारा अगला स्टेप क्या आएगा? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू V ओवर D माइनस टी। तो यहाँ से Q बाई V जो हमारी वैल्यू आएगी वो Q बाई V वैल्यू क्या आएगी? Q बाई V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस टी। अच्छा, पहले जो हमारी कैपेसिटेंस थी उसको हम सी नॉट लिख रहे थे, फ्री स्पेस वाली, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो कि इसके इक्वल थी। अब हमारी हो गई है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी, जिसको हम लिखेंगे सी। तो ये हमारी नई कैपेसिटेंस हो गई। अब नई कैपेसिटेंस अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें,
जो हमारी आ रही है Q बाई वी सी के इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस टी आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को फाइनली लिखें तो अगर फ्री स्पेस होता है तो हमारी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है, और अगर कोई मीडियम है तो आ रही है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। ये है व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड। तो आप देख सकते हो यहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, D की जगह D माइनस टी आ गया। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, अगर आप किसी कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रखते हो तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, C की वैल्यू ग्रेटर है C नॉट से, ये आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है कंडक्टिंग स्लैब रखने से। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक है कि अगर हम लोग कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो क्या होगा। सो देखते हैं सेकंड केस डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो क्या होगा। बेटा ये जो दो डेरिवेशंस हम लोग कर रहे हैं, कंडक्टिंग स्लैब वाली और डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली, ये एग्जाम में कभी कभार 3 मार्क्स की आ जाती है। आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा उसके अंदर आएगी, 3 मार्क्स की डेरिवेशन आ जाती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब वाली। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली हम लोगों को करनी है। तो इनिशियल कंसिडरेशंस हमारी सेम रहेंगी। इनिशियल कंसिडरेशंस क्या है कि हमारा ये कैपेसिटर है जिसकी 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट का एरिया A है, नीचे वाली प्लेट का भी एरिया A है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द फ्री स्पेस इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और V बाय D, where V is the potential difference between the plates and D is the distance between the plates. Okay, अब हम देखते हैं अगर फ्री स्पेस है तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये हम लोगों को पता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट हमारी V बाई डी है, या हम यहां से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स है। अब अगर हम लोग इस डेरिवेशन को देखें, यहां पर हमारा ये हमारी प्लेट है, इस प्लेट में अगर आप देखोगे इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों का एरिया सेम है। जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बनी हुई स्लैब है हमारी। तो इस स्लैब की जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस है T, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है हमारा D। तो आपको अभी पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके अंदर होता क्या है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है EI अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? ये आएगी अप्लाइड के अपोजिट, ये है अप्लाइड या एक्सटर्नल, E नॉट के अपोजिट। बट E नॉट की वैल्यू ग्रेटर होती है EI से। तो यहाँ पर हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाती है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह जाती थी, उसको हम लिखेंगे E नॉट माइनस EI। अब इस पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स है बेटा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर लग रही है, बाहर मीन्स यहाँ पर जो लग रही है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर, वो है E नॉट, यहाँ पर E नॉट। ओके, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर रख रही है E नेट। ये नीचे क्यों आई? क्योंकि E नॉट बाहर से ज्यादा है, इंड्यूस कम है, तो नेट नीचे की तरफ आएगी, और वो कितना है? E नॉट माइनस EI। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद देखें, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड, तो यहां पर हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा। E नॉट जो है वो D डिस्टेंस में नहीं है, E नॉट बाहर के डिस्टेंस में है, तो यहां पर आएगा D माइनस टी, और जो अंदर नेट बची थी इंड्यूस के इफेक्ट को कैंसिल करने के बाद, वो है T डिस्टेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस का आप फॉर्मूला समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्री स्पेस में है वो है E नॉट,
और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर रह गई है वो है ई नेट। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ई नॉट है डी माइनस टी रीजन में, ई नेट है टी रीजन में, तो ई नॉट का हमारा फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, या अभी हम इसको ई नॉट ही लिखते हैं। और ई नेट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, ई नॉट ओवर ई नेट इज इक्वल टू कैपिटल के। तो यहां से ई नेट का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा ई नॉट बाई के। अब यहां से हमारा ई नॉट कॉमन आएगा, तो यहां पर हमारा बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, एंड ई नॉट हमारा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन अगर हम लोग सिग्मा की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, इस डायग्राम को हम रब कर रहे हैं, आई थिंक आपको ये डायग्राम वाला पार्ट क्लियर होगा। सो जो हमारा v है वो v आ रहा है सिग्मा q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एंड यहां पर हमारा है d माइनस टी प्लस टी बाई के। एंड लास्ट कुछ स्टेप्स है, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारा q बाई वी आएगा एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस, अगर हम यहां से t कॉमन ले लें माइनस टी, तो आएगा 1 माइनस 1 बाई के, एंड q बाई वी इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो अगर हम लोग फाइनल कैपेसिटेंस देखें तो फाइनल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो t है वो इस ब्रैकेट के बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा जब आप न्यूमेरिकल वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, एक और चीज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर d कॉमन ले लें, सो d कॉमन लेने के बाद एप्सिलॉन नॉट a, d कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 1 माइनस t बाई डी हो जाएगा, d यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के, एंड एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये टर्म हमारी होती है C नॉट, जो फ्री स्पेस वाली कैपेसिटेंस थी। तो नई कैपेसिटेंस हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी C नॉट ओवर 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। तो ये हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, एरिया के टर्म्स में, डिस्टेंस की टर्म्स में, या पुरानी कैपेसिटेंस की टर्म्स में। और इसके ऊपर बेस्ड हमारा एनसीईआरटी का एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.8, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं, इस केस में भी आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई क्योंकि डी में से कुछ डिक्री सब्ट्रैक्ट हो रहा है, न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो गई, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब रखो, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखो, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि बीच का मीडियम रिप्लेस कर दिया है हम लोगों ने। तो ये हमारी दो डेरिवेशंस हैं, आपको इन दोनों डेरिवेशंस को अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करनी है फॉर सीबीएसई एग्जाम। सीबीएसई एग्जाम में ये डेरिवेशंस आ जाती हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड कॉमन पोटेंशियल, ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक के, आज की क्लास की टॉपिक को आप अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, इसकी थ्योरी जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में अच्छी थ्योरी दी हुई है इसकी, या नोट्स में से भी आप पढ़ सकते हैं। टिल देन फिजिक्स पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। ओके, बाय, थैंक यू।